हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन बहुत बार आप सुनते होंगे कि किसको करंट लगा है और कितना डैमेज हुआ है। उसको हल्का सा करंट लगा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और किसी को करंट लगा है, उसकी डेथ हो गई। या इंटरव्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने एम्पीयर करंट पर आदमी की डेथ हो जाएगी या कितने एम्पीयर करंट पर आदमी जल जाएगा। बेसिकली इसमें 3-4 कंडीशन होती है करंट इलेक्ट्रिक शॉक लगने में। कुछ केसेस में बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, कुछ केसेस में आदमी मर जाता है और कुछ केसेस में बॉडी जल भी जाती है। तो ये बेसिकली करंट पर डिपेंड करता है, कितना एम्पीयर करंट बॉडी के थ्रू फ्लो हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या डेथ होगी या बॉडी जलेगी। तो इसमें और भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जितना भी वीडियो है इसको हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं उनसे जो क्वेश्चंस हैं उनसे कंक्लूड करके बनाया है। यानी उन एग्ज़ाम्स का यहाँ पर समरी है, बेसिकली उनको समराइज़ किया गया है और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो एसएससी जेई या और जो भी इंडियन रेलवे या और कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम है, जैसे अभी दिल्ली में टेक्निकल जेई के लिए एग्ज़ाम है या एसएससी जेई का एग्ज़ाम भी होता है एवरी ईयर, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस बताता रहूँगा वीडियो में जो एसएससी जेई से डायरेक्टली लिए गए हैं। तो फ्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले फ्यूज़ क्या है। फ्यूज़ कहीं पर भी हम लगाते हैं तो इसका एक ही पर्पज़ होता है कि जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो इक्विपमेंट सेफ रहे। अगर पीछे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ज़्यादा होता है किसी भी कारण से, या मशीन या इक्विपमेंट आपका ओवरलोड होता है, यानी बेसिकली ये करंट को लिमिट करता है। अगर मशीन के थ्रू या इक्विपमेंट के थ्रू हाई करंट फ्लो करता है तो फ्यूज़ ब्लो हो जाता है, फ्यूज़ जल जाता है और आपका इक्विपमेंट अपैरेटस सेफ़ रहता है। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेजिस्टेंस लगभग 0.1 ओम होता है। ये एसएससी जेई का पॉइंट है डिटो कि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है सर्किट का। और आइडियली अगर हम बात करें तो आइडियली रेजिस्टेंस 0 ओम होगा। प्रैक्टिकल कंडीशन में 0.1 ओम होगा और आइडियली 0 होगा। अब क्वेश्चन आता है कि फ्यूज़ वायर किस मटेरियल की बनाई जाती है। तो इसके लिए कई सारे मटेरियल हो सकते हैं। टिन, लेड, ब्रास, सिल्वर, एंटीमनी, कॉपर, एल्युमिनियम। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त जिसको हम बोलेंगे, सबसे ज़्यादा बेस्ट सुटेबल कौन है? सिल्वर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर क्योंकि इसमें कॉरोसिव इफेक्ट नहीं होता, जंग नहीं लगती इसमें, इसलिए मोस्ट सुटेबल है। पर इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए हर जगह हर किसी मशीन के साथ इसको यूज़ नहीं किया जाता। जो बहुत ही प्रिसाइज इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत महंगे हैं, जिनको मेज़रमेंट में यूज़ किया जाता है, या जैसे लैपटॉप हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, एलईडी स्क्रीन हुई और डिजिटल बोर्ड हुआ, इन सब में आप देखेंगे कि सिल्वर का यूज़ किया जाता है। जबकि जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स हैं, नॉर्मल रेंज के इक्विपमेंट्स हैं, उनमें लेड टिन अलॉय का फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। ये नीचे एक पॉइंट दिया है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर पावर हाउस से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो मेरे घर कितनी देर में पहुंच जाएगा, यानी बिजली घर से हाइडल से अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो मेरे घर पे कितनी देर पर पहुंच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है 186,000 माइल्स पर सेकंड। इसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस देख लीजिए, कहाँ कितने डिस्टेंस पर आप कैलकुलेट करते हैं, उस डिस्टेंस में ये आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड बता सकते हैं कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा। फिर ये एक चार्ट है जिसमें मेटल्स हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट है। जो मेटल्स हम फ्यूज़ वायर के लिए यूज़ कर रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। तो ये पूरा चार्ट आप ध्यान रखेंगे, कॉपर सिल्वर से लेकर के टिन तक कौन कौन कितने फ़ारेनहाइट पर मेल्ट कर जाता है। फिर है फ्यूज़ डिटेल्स। फ्यूज़ डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के फ्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो पहला है रिवायरेबल फ्यूज़ या किटकेट फ्यूज़। जो घर में मेन सर्किट बोर्ड में फ्यूज़ लगे होते हैं, चाइना कलर के वाइट से जो लगे होते हैं, जिनको बाहर निकाल करके उनमें वायर फिर से फंसा दी जाती है, उनको रिवायरेबल या किटकेट फ्यूज़ कहा जाता है। वो रिपेयर कर लेते हैं हम खुद से ही, कॉपर की वायर उनमें लगा देते हैं और उनकी जो करंट रेटिंग है 15 एम्पियर से 300 एम्पियर होती है। फिर HRC फ्यूज़ यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। ये कुछ समय के लिए 20 से 60% अधिक करंट भी झेल जाते हैं और इनको 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक के लिए यूज़ करते हैं। फिर कार्ट्रिज फ्यूज़, ये मशीनों में लगाए जाते हैं। इनके लिए मशीन में एक होल्डर लगा दिया जाता है और फ्यूज़ एक कार्ट्रिज के जैसे होता है, यानी कि एक सेल के जैसे दिखेगा आपको। जब फ्यूज़ ख़राब होगा तो उस कार्ट्रिज को यानी सेल को निकाल कर क्या फेंक देंगे और नया फ्यूज़ सेम होल्डर में लगा देंगे। ये बहुत ईजी होता है इसको रिप्लेस करना।
फिर है MCBs, उनके टाइप हैं। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग MCB का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन कलर की जो MCB है उसको कहाँ यूज़ करेंगे। तो इस चार्ट में MCBs के कलर कोड दिए हैं और उनकी एप्लीकेशन भी है। जैसे ग्रीन है लाइट सर्किट में, ब्लू है मोटर सर्किट में, ब्लैक DC सर्किट में है और रेड आइसोलेटर के लिए है। फिर अप्लाइंसेस हैं, होम अप्लाइंसेस ही हैं मेनली, और उनकी करंट रेटिंग है। बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हॉट प्लेट का क्वेश्चन SSC JEE में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे ही एयर कंडीशनर से लेकर के घर में जितने भी अप्लाइंसेस हैं उन सब की करंट रेटिंग है। अलग अलग पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग भी करंट रेटिंग बताइए। जैसे एयर कंडीशनर आपको पता है कि 1 टन का होता है, 1.5 टन का होता है, 2 टन का होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, तो उनके अकॉर्डिंग इनकी करंट रेटिंग है। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर, लीटर्स में हम रेफ्रिजरेटर बताते हैं, कितने लीटर का फ्रिज लाए हैं, तो 165 का है या 285 का है, उसके अकॉर्डिंग करंट रेटिंग है। ग्रिल्स हैं, ग्रिल के लिए करंट रेटिंग है। फिर ओवन्स हैं, हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट देखिए यहाँ पर 10 एम्पियर करंट लेगा अगर 2000 वाट का है। हॉट प्लेट का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रूम हीटर है, वॉशिंग मशीन है। ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं एटलीस्ट उनके बारे में तो हमें सब कुछ पता ही होगा, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और भी अप्लाइंसेस हैं, वाटर हीटर है, आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है और ऑटो टोस्टर है। इन सब की करंट रेटिंग्स आप ध्यान रखेंगे और बहुत कॉमन करंट रेटिंग्स हैं ये। आप देखेंगे तो जो पावर रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग करंट रेटिंग ऑलमोस्ट सभी के लिए सिमिलर आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसको हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा, या जल जाएगा या डेथ हो जाएगी। तो इसमें कंडीशंस होती हैं बेसिकली कि बॉडी वेट है, ड्राई है या नॉर्मल है। उसमें अलग अलग कंडीशन में बॉडी का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। अगर फुली वेट है तो 1000 ओम आएगा, नॉर्मल है तो 5000 ओम आएगा और ड्राई है तो 1 लाख ओम आएगा। ऐसी करंट कितना पास हो रहा है उसके लिए भी कंडीशन है कि वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पर 3 लेवल यूज़ किए हैं, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट और 1000 वोल्ट। तो अगर 200 वोल्ट है और उस करंट 0.2 एम्पियर है तो आदमी मरेगा और थोड़ा जलेगा। 0.04 एम्पियर है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा केवल। 0.002 एम्पियर है तो स्मॉल शॉक लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी सेफ रहेगी, ना जलेगी ना आदमी मरेगा। अगर 500 वोल्ट की बात करें तो 0.5 एम्पियर करंट पर आदमी मरेगा और जलेगा भी। 0.1 एम्पियर करंट पर आदमी मरेगा और थोड़ा जलेगा। और 0.005 एम्पियर पर स्मॉल शॉक लगेगा, यानी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ना मरेगा और ना ही जलेगा। फिर अगर 1000 वोल्ट की बात करें तो करंट 10 एम्पियर होने पर फुली बर्न कर जाएगी, आदमी मर जाएगा और पूर्ण रूप से जल जाएगा। अगर 1 एम्पियर है तो बर्न आउट हो जाएगा, यानी मर जाएगा और बॉडी जल भी जाएगी। और 0.1 एम्पियर करंट है तो मरेगा और थोड़ा जलेगा, पार्शियली जलेगा लेकिन मर जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिक वर्क में जितने भी अलॉयज़ रेजिस्टेंस यूज़ किए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं अलॉय के बने हैं अगर, तो उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर अलॉय के नहीं हैं तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। या कार्बन आइसोलेटर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इनको आप क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हैं ये। और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स के लिए कंडीशन होती है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इंसुलेटर यानी कुचालक। तो कुचालक और अर्धचालक के लिए कंडीशन होती है कि जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है इनका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी इनके थ्रू हाई टेम्परेचर पर करंट फ्लो होने लगती है। तो ये इफ़ेक्ट रिवर्स आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। जबकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाता है। यानी जितनी भी मेटल्स हैं, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, इन सब का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। और जितनी नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। फिर से सुनिए, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है और मेटल्स जितनी भी है कंडक्टिंग मटेरियल, सिल्वर, कॉपर, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यूरेका से बेस्ड। यूरेका अलॉय होता है जिसके रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, तो ये यूरेका का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर को रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। फिर Ohm's law cannot be used for arc lamp, electronic valves, electrodes if release gases, metals which are highly heated up by current, gas filled tubes which produces ions।
ये ओम्स लॉ जो होता है मेटल्स के लिए यूज़ होता है, मेटल्स यानी कंडक्टर्स के लिए यूज़ होता है, केवल कंडक्टर्स के लिए यूज़ होता है जिनमें वी आई का रिलेशन जो है वो लीनियर आता है। अगर सेमीकंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं या किसी बल्ब को ले रहे हैं जिसमें गैस भरी है या कोई आइटम ऐसी है जो गैस रिलीज़ कर रही है, तो उनके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फिर ये सिल्वर, कॉपर, ब्रास या बहुत सारी मेटल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस दी है इस चार्ट में। गट्टा पर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, गट्टा पर्चा बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और माइका बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। माइका की बहुत सारी एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस में। ये डीसी मोटर्स के कम्यूटेटर्स में लगा होता है, ये एसी मोटर्स के स्लिप रिंग्स को सेपरेट करने के लिए लगा होता है, मशीन्स में इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है। इसलिए माइका और गट्टा पर्चा को आप ध्यान रखेंगे। गट्टा पर्चा केबल्स में भी यूज़ होता है और ऐसे भी इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर इन दो को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि स्विचेस में, फ्यूजेस में और सेफ्टी प्रिकॉशंस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है। और इसको सीधे से आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे वायर को ब्रेक करके हम दोनों सिरों के उसके पास रखें तो कितने वोल्ट पर उनमें करंट फ्लो कर जाएगी, वो वोल्टेज लेवल क्या डिफाइन करेगा, बेसिकली जो दो एंड के बीच की एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वायर के जो दोनों बीच की एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताएगा कि इतने वोल्टेज पर इस एयर से करंट पास हो जाती है, यानी एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। यानी मैक्सिमम वोल्टेज पर एमएम विच कैन बी विदस्टैंड यानी झेलना बाय एनी सब्सटेंस विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये कुछ आइटम्स, मेटल्स या इंसुलेटर्स डिफाइन किए हैं कि किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसकी कम है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, 4 आइटम्स दे दी जाएंगे उनमें, और पूछेगा सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी है या सबसे कम किसकी है। तो माइका, पोर्सिलेन, ग्लास, फाइबर और पेपर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा माइका की है, और माइका से फिर पेपर तक हम डिफाइन कर रहे हैं। फिर है थर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये भी क्योंकि सेफ्टी फ्रीक्वेशन से रिलेटेड होता है इंसुलेशन, तो इसमें नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास ए इंसुलेशन कहाँ पर यूज़ करेंगे, या क्लास ए इंसुलेशन की टेम्परेचर लिमिट क्या है। क्लास ई का क्वेश्चन अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, इसकी टेम्परेचर लिमिट 120 डिग्री सेल्सियस है। इस पूरे चार्ट को आप ध्यान से देख लेंगे, किस क्लास के इंसुलेशन मटेरियल की टेम्परेचर विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है, टेम्परेचर लिमिट कितनी है। और ये मटेरियल्स भी हैं, कौन से मटेरियल क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी टाइप के इंसुलेशन के जैसे यूज़ किए जा सकते हैं। फिर से इसमें माइका को आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, माइका, ग्लास, एस्बेस्टस, ठीक है। क्लास बी और क्लास ई में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी वर्क पावर कैलकुलेशन से रिलेटेड है, छोटा सा डिस्कशन इसमें देख लेते हैं। वर्क क्या होता है, पावर इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव, इसको जूल्स में मेज़र करेंगे। और अगर फोर्स को भी डिफाइन करना है तो फोर्स एमकेएस में मेज़र करेंगे तो यूनिट न्यूटन आएगी, और वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव भी होता है, तब यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी। और कई बार हमें न्यूटन मीटर को जूल्स में कन्वर्ट करना होता है या जूल्स को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है, या 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है, 0.7375 फुट पाउंड्स होता है। और इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, ईएमएफ इंटू करंट इंटू टाइम, यानी VIT, और इसी को पावर भी बोलते हैं, PIT। जूल्स के लिए यही डेफिनेशन हो जाएगी, वोल्ट्स एम्पियर सेकेंड, VIT। और वाट आवर के लिए भी यही हो जाएगी अगर हम टाइम को आवर्स में लेंगे। तो इसी तरीके से आप और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, और यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप हमको। थैंक यू।